पे ठंडा पानी डाला गया, उनके पे टीयर गैस डाला गया, कई जगह रास्ते खोद दिए गए। लेकिन इस सब के बावजूद किसान इस सब हर्डल को पार करते हुए वो लोग दिल्ली तक पहुंच गए। और इस वक्त वो दिल्ली के बाहर यानी दिल्ली में आने वाले जितने भी हाईवेज है उस हाईवे पे उन्होंने बैठे हैं वो लोग और वहाँ से आंदोलन चला। जैसे ये सिद्धू बॉर्डर है, एक गाजीपुर की बॉर्डर है, फिर एक पश्चिम यूपी से जो दिल्ली में जो रास्ता आता है हाईवे उस बॉर्डर पे भी कुछ किसान बैठे। तो ये लोग वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ बैठकर अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब ये जो आंदोलन है ऐसा ही एक आंदोलन आज से ठीक 1 साल पहले 15 दिसंबर को शाहीन बाग नाम से शुरू हुआ था। और आप जानते ही है कि गवर्नमेंट ने इसी तरह के कुछ कायदे बनाए थे, CAA और NRC लाने वाले थे। तो इसके खिलाफ तो मुसलमानों ने आंदोलन किया था। तो सेम ये दो आंदोलन को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ें हमको यकसा नज़र आती है, एक जैसी नज़र आती है, लेकिन कुछ फ़र्क भी है इसके अंदर। जैसे कि जब ये आंदोलन हुआ तो जाहिर बात है ये जो अभी जो गवर्नमेंट है मोदी की, ये लोग की ये पैटर्न है कि हमेशा आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं और मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा वो करते हैं उनके खिलाफ। जैसे कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो है ये एंटी नेशनल लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। तो अभी जो आंदोलन चलता है जिसमें ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं और उसमें भी ज़्यादातर सिख लोग ज़्यादा है, सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है। तो मुसलमान एक हिंदुस्तान में एक बड़ी माइनॉरिटी है, इसी तरह से सिख है ये भी एक माइनॉरिटी है। और बहुत सारी मामले में मुसलमानों से अन्याय होता है, ये तो RSS का पुराना एजेंडा है। लेकिन अब एक सोच उनकी RSS की इस तरफ भी जा रही है कि पहले ये सोचते थे कि मुसलमान देश के लिए नुकसानकारक है या उनके मकसद के लिए जो मकसद उनका है उसको अचीव करने में मुसलमान रोड़ा बनते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा क्रिश्चियनों की तरफ भी वो करा कि उनको ऐसा लगता था कि ये लोग उनकी क्रिश्चियनिटी की दावत देते तो ये भी इनके लिए रोड़ा है। अब इनको लगता है कि सिख लोग भी जो है ये कहीं ना कहीं हर्डल है, तो इनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा यहीं अंदर खाना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी खुल के नहीं बोल सकते। तो एक सिमिलरिटी है कि दोनों माइनॉरिटी है। फिर इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, उसके अंदर से राष्ट्र विरोधी कहा, पाकिस्तानी क्या, जिस तरह से मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा इसी तरह से सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी कहा कि खालिस्तानी लोग हैं। फिर इनके साथ जो शाहीन बाग में जो आंदोलन था उनके अंदर उनके साथ कुछ सुर्खे जॉइंट हो गए थे उनके साथ, यानी जो लेफ्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो है ये। तो इस आंदोलन में वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट लोगों को सिख लोगों ने अभी तक आगे आने नहीं दिया। एक योगेंद्र यादव है, हालांकि वो तो किसान नेता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब भी बातचीत के लिए बुलाया गया तो ये शर्त रखी गई थी कि योगेंद्र यादव नहीं होना चाहिए हमारी बातचीत के अंदर, तो उसको भी सिख नेताओं ने दूर रखा। तो दूसरी बात ये है कि हमारी उस वक्त जो लीडरशिप थी वो और इस वक्त ये किसान नेताओं की जो लीडरशिप है इसमें भी खुल के फ़र्क आता है। हमारे आंदोलन से भी ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ सबक सीखा है, क्योंकि उस वक्त उस आंदोलन में भी सिख लोग खाना खिलाने वगैरह आए थे, उनके कुछ लीडर मिलने भी आए थे मुसलमानों को, तो इससे भी बहुत कुछ सबक सीखा है। तो इस बार जो कम्युनिकेशन हमारे आंदोलन की तरफ से होता था आम पब्लिक को या गवर्नमेंट की तरफ, उसके मुकाबले में किसानों ने जो तरीके अपनाए वो ज़्यादा साउंड और अच्छे ही हैं। इनके नेता बहुत खुल के बोलते हैं, साफ बोलते हैं और जो भी बात आती है उसका सही सही जवाब देते हैं। फिर उन्होंने एक कोशिश ये की कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको हाईजैक ना कर ले आंदोलन को, है ना। जैसे कि शाहीन बाग के आंदोलन में बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग आ गए थे, और कम्युनिस्टों का प्रॉब्लम क्या है पता है, वैसे तो हमको ये लगता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, आते और बिल्कुल हमारी बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जो मुद्दे हैं ये सरकार की तरफ उठाते हैं, हमारी तरफ से उठाते हैं मुद्दे और खुल के बोलते हैं।
तो हम ये समझते हैं कि हाँ बहुत अच्छे इंसान हैं और हम उनको अपना लीडर बना देते हैं। फिर वो आंदोलन या कोई भी तहरीक या कोई भी संस्था कुछ भी होती है तो उसके वो बड़े लीडर बन जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि भले वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझते हैं, लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी है या हमारी जो नज़रिया है वो नज़रिया उनका नहीं है ना। उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है और वो बहुत डेडिकेटेड है उनके नज़रिए के लिए, कम्युनिज्म को फैलाने के लिए, या इस वक्त भी दुनिया में कम्युनिज्म कैसे काम कर सकता है ये सोच इनकी आप भी बहुत है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमारा तवक्कुल अल्लाह पे होता है, वो असबाब पे ध्यान रखते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है एक कंट्री के अंदर जिसमें हम मुसलमान उसको अपनी रीत से देखते हैं, लेकिन ये लोग इधर देखते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, बंधारण है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीज़ें होती उसको वो लोग उसकी रीत से देखते हैं। फिर वो मुसलमानों को समझाते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हम जो असल जो इस्लामी तरीका या इस्लाम के करीब के तरीके अपनाना चाहते होते उसको छोड़ के वो डेमोक्रेसी और दूसरे तरीके पे हमको ले जाते। और उसका इल्ज़ाम क्या होता है ये हमने शाहीन बाग वगैरह में देखा है, इससे पहले जो आंदोलन हुए थे उनमें भी हमने देखा है कि क्या होता है। फिर वो आखिर ये कह के बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनके जो हरबे है उसमें भी यही है कि ये पहले तो आंदोलन के नेताओं को टारगेट करते हैं, फिर पूरी मुहिम गलत है, हमसे ये गलत है, ऐसा प्रॉपर करना मीडिया के जरिए वो लोग करवाते हैं। फिर जब कुछ भी नहीं हो सकता तो चले फिर ये अपने कोई आदमी की तरफ से PIL कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी भी एक PIL हुई, शाहीन बाग जब आंदोलन हुआ था तब भी एक PIL हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि भाई हमारा रास्ता आने जाने का जो रास्ता है वो रोका गया है। शाहीन बाग से जो रास्ता इंद्रप्रस्थ तरफ होके जो निकलता है वो रास्ता नोएडा की तरफ वो रोका गया, ऐसा कहा गया था। हालांकि एक दूसरा भी रास्ता था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि वो जो दूसरा रास्ता था जो ब्रिज पे चढ़ के जाता था वहाँ पे बैरिकेड्स लगा के वो रास्ते को बंद कर दिया जहाँ पे कोई हर्डल नहीं थी, और जो रास्ता शाहीन बाग की तरफ से जाता था वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई भी आंदोलन तो कर सकते हैं लेकिन कोई भी इंसान हमेशा के लिए रास्ता नहीं रोक सकते। तो यही बात ये जो किसान आंदोलन है इसके लिए भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी तरीका समझने की ज़रूरत है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके बहुत सारे जज जो है वो इनके बनाए हुए हैं, इनके लोग इनके बजाय हमको समझनी पड़ती। इनके नहीं भी है तो इनकी फेवर के हैं, इनके लॉबी के होंगे। मैं ये नहीं कहता कि जस्टिस बोबड़े जो है वो इनकी लॉबी का है, लेकिन एक पहले तो ये भ्रम पैदा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से, भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो सर्वोच्च होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। ये इसका एक्सेप्टेंस पूरी इंडिया में उसको ऐसा बनाया गया है। दूसरी बात ये है कि इनका जो तरीक़ेकार जो पिछली बार का हमारा एक्सपीरियंस है कि शुरुआत में तो वो आंदोलन की तरफेण में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, ये पूछ भी कहा था कि भी आंदोलन करने का तो अधिकार है। इस बार भी ये कहा। जस्टिस बोबड़े तो जब एडवोकेट थे तो वो इस तरह के जो किसान आंदोलन थे उनके वकील रहे। क्षेत्रकारी महाराष्ट्र में जो क्षेत्रकारी किसानों के जो आंदोलन होते उनके तरफ से वो कोर्ट में हाजिर होते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनको सब मालूम है। इस तरह का प्रॉपर करना फैलाया जाता है कि बोबड़े सब जानते हैं, आंदोलन को समझते हैं, ये है वो है। फिर उन्होंने पहले हियरिंग में भी यही कहा, भाई आंदोलन का तो हक है, उसको तुम ना नहीं कह सकते, है ना। फिर उन्होंने नोटिस दी कि दोनों पक्ष आवे हमारे पास और बात रखें, फिर फैसला होगा। फिर एक तीसरी बात की थी कि बीच का रास्ता निकालेगा, कि हम कुछ कमेटी बना देते जिसकी वजह से बीच का रास्ता। शाहीन बाग में भी ऐसा ही किया था कि 2 MX क्यूरी को भेजा था कि वहाँ जाके उनकी बात सुने और फिर कोर्ट के सामने बात रखे कि वो क्या कहना मांगते हैं, इस तरह से। तो किसानों का तो ये कहना है कि ये सारी चीज़ें तो जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, सब गवर्नमेंट फैसला लेना नहीं चाहती और गवर्नमेंट फैसला लेना भी नहीं चाहती। ये जो बिल है इसमें से एक भी बिल वापस नहीं लेगी। ये मैं क्यों कहता हूँ इसकी भी बात मैं आगे बात रखता हूँ, लेकिन ये कुछ वजह है। अब जो डिफरेंस ये है वो ये है कि किसानों के जो नेता है ना, तो किसानों को उन पर पूरा भरोसा है कि वो क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारे भले के लिए बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा विश्वास है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अंदर अंदर एक दूसरे नेताओं की टांगें खींची जाती, विश्वास नहीं किया जाता, है ना। जैसे मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने जब बोला था चलो दिल्ली,
तो उसकी जो आज़ाद हिंद फौज थी इसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे, क्योंकि बंगाल से वो उठी थी, बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ मुस्लिमों ने दी, उसके साथ रह गए। लेकिन आज उन मुस्लिमों का कहीं जिक्र नहीं आता। उनके जो सबसे बड़े सेनापति थे वो भी मुस्लिम थे आज़ाद हिंद फौज के, लेकिन वो जिक्र आजकल नहीं आता है ना। तो बात ये है, ट्रैक से थोड़ी हटके है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते, और जो दूसरे बाहर से आते हैं, मुलायम सिंह है, मायावती, उन पे हम विश्वास कर लेते हैं, कहाँ ये करेंगे। ओवैसी पे हमारा विश्वास नहीं है। उस ज़माने के अंदर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान का अपना कोई स्टेट हो, ताकि वो उसको चला के दिखा सके दुनिया के और लोगों को कि देखो इस्लाम का अमली नमूना कैसा हो सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के मुसलमानों के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया और ये कहा कि नहीं होना चाहिए और इधर होना चाहिए। अब वो तो डिटेल बात है कि क्या सही था क्या गलत था, जमात उलमा ने क्या किया उसके लिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे ही रात को बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर सारे मुसलमान अल्लामा इकबाल या जिन्ना के साथ हो जाते और कहते कि हाँ हमको अलग स्टेट चाहिए, हम मुसलमान हैं, और चूँकि अंग्रेज़ों ने हुकूमत जो थी वो मुसलमानों से ली थी, तो ये बनता था कि मुसलमान को हुकूमत दे वो लोग, और ये वजह थी उनके नज़दीक, उनके ख्यालों के अंदर कि अलग पाकिस्तान उन्होंने दिया। अगर सारे मुसलमान कहते कि हमको स्टेट चाहिए तो मुसलमान तो फिर वो किस तरह भाग पड़ता। जो ज़मीन है इंडिया की 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसके अंदर उस ज़माने में 7 स्टेट थे बड़े बड़े, पंजाब है, नॉर्थ प्रोविंस है, बंगाल है, महाराष्ट्र है और साउथ इंडिया, इस तरह के 6-7 स्टेट थे, है ना। तो कितनी ज़मीन मिलती मुसलमानों को, क्या इतनी मिलती जो अभी पाकिस्तान है 4 स्टेट वाला, या कुछ ज़्यादा होता है ना। अभी 4 स्टेट के हिसाब से भी पाकिस्तान की बस्ती है वो ज़मीन के हिसाब से ज़्यादा है, तो इतनी मिलती। हो सकता है कि अंग्रेज़ लोग ऐसा करते कि टोटल जितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट है, जितने डिस्ट्रिक्ट है उससे जो मुसलमान की जितनी बस्ती है उतनी ज़मीन देते हैं उनको। कि जैसे कि उस ज़माने के अंदर 34 करोड़ की टोटल बस्ती थी इंडिया की, और मुसलमान की बस्ती 6 करोड़ थी, यानी लगभग 20% मुसलमान थे देश के अंदर। तो ज़मीन का 20% हिस्सा या उसके आसपास कुछ मिलता, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होते जो इस वक्त इंडियन मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ कम से कम दूसरे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि उनको कहीं भी रास्ते में रोक के मारा जाता है, उनको वो किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ये तो एक बात है जो मेरे दिमाग में आई। अब एक बात ये है कि ये आंदोलन जो चला है, जो बिल है, वो असल में क्या है, वो जो 3 बिल जो गवर्नमेंट ने पास की है वो क्या है। तो ये 3 बिल वैसे तो उन्होंने पहले वट हुक्म से पास किया, यानी कैबिनेट ने पास करके राष्ट्रपति को उसने कर दिया, लेकिन नियम ये है इंडिया का कि 6 महीने के अंदर उसको संसद में पास कराना होता है। तो संसद के अंदर लोकसभा में तो बीजेपी की बहुमति है, लेकिन राज्यसभा में उनके मेंबर कम हैं। तो उन्होंने राज्यसभा में क्या करा कि बजाय उसको बिल को चर्चा करके पास करने के वॉइस वोट से पास कर दिया, यानी खाली बस जैसे पूछ लिया कि भाई कौन कौन साथ है। तो संसद का एक ये तरीका है टाइम बचाने के लिए कि अगर सबको मंजूर होता है तो सिर्फ वॉइस वोट से पास कर देते हैं, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे वोट डाला जाता है या मेंबरों से कहा जाता है कि हाथ अद्धर करें, डिवीज़न मांगते हैं। तो इसने क्या करा कि जो अध्यक्ष हैगा, उपाध्यक्ष हैगा, अध्यक्ष तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उपाध्यक्ष हैगा, उसने क्या करा कि वॉइस वोट से इसको पास करने की कोशिश की। तो बोला कि जो बिल के पक्ष में है वो यस बोलेगा, आइस, और जो नहीं है वो नो बोलेगा। तो भाजपा के लोगों ने यस बोला, लेकिन ज़्यादा संख्या राज्यसभा में विरोध पक्ष की थी, सबने नो बोला, तो नो का आवाज़ ज़्यादा था, फिर भी उसने कहा कि नहीं यस का आवाज़ ज़्यादा है, ऐसा करके बिल पास कर दिया। उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए, वो सब एक अलग बात है। तो असल कारण मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये बिल है क्या जिसकी तरफ मतलब किया जाए। तो 3 बिल है उसमें। पहला बिल ये हैगा, इसका नाम हैगा एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट, यानी आवश्यक चीज़ वस्तु अधिनियम। इसके अंदर ये हैगा आवश्यक चीज़ वस्तु अधिनियम के अंदर कि अभी तक ये था हमारे देश के अंदर
कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यापारी ज़रूरत से ज़्यादा माल अपनी गोडाउन में जमा नहीं कर सकता, यानी जमाखोरी नहीं हो सकती। अनाज की जमाखोरी नहीं हो सकती। अब ये बिल में उन्होंने ये छूट दे दी है कि जो इंसान जितना भी चाहे जमाखोरी कर सकता है ना। और ये इन्होंने ऐसी छूट क्यों दी? क्योंकि अब जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, अडानी और अंबानी, वो लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में आना चाहते हैं। और चूँकि वो तो बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे और उसमें बहुत सारा माल जमा करके रख देंगे, और जब बाज़ार में माल नहीं होगा तो ये ज़्यादा भाव से बेचेंगे, जमाखोरी होल्डिंग करेंगे। तो इसके लिए उनके लिए हो कि इन्होंने ये छूट दे दी थी कि जमाखोरी करो। अब इनका भाजपा वाले ये कहते हैं कि हम तो खेडूतों को भी जमा करने का अधिकार देते हैं ना, सब जमा कर सकते हैं, खाली कॉर्पोरेट लोग तो खेडूत कितना जमा करेंगे, उनके पास तो वैसे ही कोई गोडाउन नहीं होता। और फिर अगली फसल के लिए कटाई करेंगे, बुआई करेंगे, खेत में काम करेंगे कि वो सब अनाज संभालते फिरेंगे। तो ये तो उनके लिए बिल हैगा, तो इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा बिल जो हैगा ये हैगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें ऐसा हैगा कि अब तक जो अनाज खेडूत उगाते थे वो बाज़ार में जाके बेचते थे, या उनके जो भी जानने वाले व्यापारी होते थे उनको बेच देते थे। तो कई बार क्या होता था कि जब वो लोग अनाज उगाते थे, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तुमको, बटाका या गेहूँ, तो वो जब बटाके जब उगाते थे तो उसका भाव था 20 रुपये किलो। और जब वो बटाके उग गए और बाज़ार में बेचने जाते तो वहाँ भाव होता है 5 रुपये किलो। अब 10 रुपये में खेडूत को पड़ा है, 5 रुपये में बेचेंगे तो भाड़ा भी तो तकलीफ होगी। तो जब बेचने जाते हैं उसी वक्त भाव डाउन कर दिया जाता है। तो ये खेडूतों की तकलीफ है। इसका रास्ता गवर्नमेंट ने ये निकाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि भाई कुछ कंपनियां जिनको बटाके की ज़रूर है या गेहूँ की ज़रूर है, जैसे लेज कंपनी वो चिप्स बेचती है, या गेहूँ बेचने वाली पार्ले कंपनी, या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वो लोग खेडूत के पास पहले से चले जाएंगे और बोलेंगे कि तुम गेहूँ उगाओ या बटाके उगाओ, हम तुम्हारे पास से 25 रुपये भाव से ख़रीद लेंगे। जब ये उग जाएगा तो पहले से उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बजाय तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हैगा, खेडूत को तो उसका भाव मिल जाएगा, उगाने से पहले 25 रुपये मिल जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो खेडूत क्यों विरोध करते हैं? तो इसके अंदर बहुत सारी शंकाएँ खेडूतों को है कि अगर कि उन लोगों ने कहा, कंपनी ने, कि भाई तुम उगाओ, हमने उगा दिया, फिर वो नहीं खरीदेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? खेडूत का तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वो तो फिर उस अनाज को करेगा क्या? वो तो उसको तो फेंक देना पड़ेगा, पूरा साल उसका बर्बाद हो जाएगा, तकलीफ होगी। और ऐसा ही कई बार होता हैगा। तो उन्होंने कहा कि हमको खातरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों के बीच में स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई विवाद होता है तो इसका फैसला SDM करेगा, नहीं जो जिला कलेक्टर होता है वो करेगा। अब सवाल ये हैगा खेडूतों का कि जिला कलेक्टर खेडूतों के फेवर में क्यों फैसला करेगा? वो तो कॉर्पोरेट लोगों की बात मानेगा कलेक्टर तो, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होगा। किसानों से क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बॉडी बीच में रखे कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कि जो पॉलिटिकली और अथॉरिटी हो, जैसे कि तालुका कोई हो तो तालुका का चेयरमैन हो, तालुका का जिला का हो, या सरपंच हो गांव का, क्योंकि सरपंच जो होता है गांव का वो गांव के सारे लोगों को पहचानता है। और अगर कंपनी आनाकानी करेगी तो सरपंच हमेशा पब्लिक की फेवर में रहेगा, क्योंकि उसको 5 साल बाद जाके वोट भी रहने गाँव के, वैसे गाँव के सारे लोग को वो पहचानता भी होता है, तो वो हमेशा उसकी फेवर में होगा। तो जजमेंट खेडूत के फेवर में आएगा। लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि कंपनियां, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी होता है, कायदा तो ये लोग लाए, लेकिन 2004-05 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। 2012 से तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। तो उसमें ये होता है कि वो लोग पहले नक्की तो कर लेते हैं कि आप बटाटा उगाओ, हम तुमसे खरीद लेंगे 25 रुपये भाव में, लेकिन जब उग जाता है तो फिर वो हीले बहाने करते हैं, ये बराबर नहीं है, ये सड़ गया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर बाज़ार में भाव ज़्यादा होता है, 25 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बाज़ार में अगर 50 रुपये मिलता है तो वो लोग खेडूत से खरीद लेते हैं 25 रुपये में। लेकिन अगर बाज़ार में भाव डाउन हो जाता है, 5 रुपये 10 रुपये हो जाता है, तो फिर कंपनी आनाकानी करती है, नहीं ये है, सड़ गया है, ऐसा नहीं है, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। तीसरा जो बिल है, तीसरा बिल वो फार्म प्रोडक्ट एंड ट्रेड कॉमर्स का है। फार्म प्रोडक्ट और ट्रेड कॉमर्स के अंदर ये है कि अभी तक खेडूत जो है वो अपना अनाज 2 जगह बेचता था। एक तो APMC में बेचता था, APMC जो मार्केट है
इसको कहते हैं मंडी कहते हैं पंजाब में, और जो उत्तर के राज्य है उसमें बाजार समिति कहते हैं। तो खेडूत ले जाके बाजार समिति में बेचता है, हालांकि वो कहीं भी बेच सकता है। सरकार ने जो कायदा बनाया है, ये जो तीसरा कायदा है, उसमें उन्होंने यही बोला है कि खेडूत कहीं भी बेच सकता है, उसको ज़रूरी नहीं है। हालांकि वो तो अभी भी लागू है, खेडूत अभी भी कहीं भी बेच सकता है, लेकिन खेडूत तो कहीं भी कहाँ क्यों बेचेगा, वो इधर उधर घूमता क्यों फिरेगा। अगर कोई मार्केट में वो जाता है, उसका पूरा माल एक साथ खरीद लिया जाता है तो वहीं बेचेगा, थोड़ा सस्ता भी बिकेगा तो वहीं बिकेगा, कि एक साथ बिक जाता है और पैसा मिल जाता है तो वहीं बिकेगा। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि खेडूत जो है ये इनके आंदोलन में उनका एक मुद्दा ये है कि एपीएमसी को मजबूत किया जाए, यानी अभी जो मंडियां है इसको मजबूत किया जाए। हालांकि ये मंडियों के अंदर भी बहुत सारी झोल है और बहुत सारी लूप होल्स है ये, लेकिन फिर भी खेडूत को एक जगह जाने से सारा उसका अनाज बिक जाता है और पैसा मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे झोल हैं। लेकिन ये इसलिए कहते हैं कि अगर ये अमेंडमेंट में सरकार ये कहती है कि एपीएमसी के अलावा खानगी मंडियाँ भी बनेगी, यानी कॉरपोरेट जगत जो है वो अपनी मंडियाँ बनाएंगे या अपने बाज़ार बनाएंगे जहाँ पे खेडूत आके बेचेंगे। तो इससे खेडूतों को डर ये हैगा कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि शुरुआत में तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जगत है वो अनाज का सही दाम दे देंगे, लेकिन इसके नतीजे में जो एपीएमसी टूट जाएगी, धीरे धीरे खलास हो जाएगी, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। और इसका एक एग्जांपल जियो का आएगा। जियो ने जब बाहर पड़ा तो फ्री में सिम कार्ड बेचे थे और सस्ते दाम में नेट इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड किया था, फिर बहुत सारे उसके ग्राहक हो गए थे, अब उसने वही भाव कर दिया जो और दूसरी कंपनियां देती है। यानी आज बाज़ार पे इंडिया के बाज़ार पे 30% बाज़ार पे जियो का कब्जा है। तो उनको डर यही है कि शुरुआत में तो खेडूतों को देंगे माल लेने के लिए, फिर जब एपीएमसी टूट जाएगी, जैसे बीएसएनएल जब जियो आया तो जो प्राइवेट प्लेयर आए टेलीकम्युनिकेशन में, तो उससे पहले बीएसएनएल बहुत अच्छा चलता रहा है, वेटिंग होता रहा वहाँ पे फ़ोन लेने के लिए, नेट लेने के लिए, लेकिन प्राइवेट प्लेयर आए तो एपीएमसी बीएसएनएल टूट गया। आज उसको कर्मचारी को पगार देने के भी वहाँ देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एपीएमसी की मार्केट सारी टूट जाए और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है इनके हाथ में सारा मार्केट आ जाए, और यही चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लाने के पीछे यही अडानी अंबानी और इस तरह के कॉरपोरेट जगत के लोग पैसा लगाते हैं। तो अब इनके फ़ायदे के बिल तो ये लोग बनाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है, एक बात मुझे याद आती है, जब नितिन गडकरी था बीजेपी का प्रेसिडेंट, तो उसने कहा था कि ये जो उस वक्त एक कॉरपोरेट के बड़े उसने कहा था, एक सम्मेलन रखा था, कृषि सम्मेलन, उसके अंदर कहा था कि ये जो सस्ते लेबर जो है ना ये गांव में अवेलेबल है, यानी गांव के लोग जो है ना वो खेत में मजदूरी करते हैं ना, तो मजदूरी बहुत सस्ती होती है उनको, यानी अगर शहर में मजदूरी करेंगे तो दिन के 200-250 रुपये ढाई मिलेगी, लेकिन वहाँ पे तुमको 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते, 100 रुपये से भी कम मिलता है पूरा दिन खेत में काम करते तो ये कॉरपोरेट जगत चाहता है कि ये सस्ते लेबर हमको अवेलेबल हो, तो गांव टूटे, लोग शहर में आवे, छोटी झुग्गी बस्तियों में रहे, लेकिन हमको सस्ते लेबर मिले। उनका कहना ये है कि चीन हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, उसकी एक वजह ये है कि वहाँ लेबर सस्ता है। तो कोई भी प्रोडक्ट होती है उस पर लेबर चार्ज जो होता है वो अगर कम लगे तो प्रोडक्ट सस्ती पड़ती है। तो ये चाहते कि ये कॉरपोरेट जगत एग्रीकल्चर में सब कर ले रहे और वहाँ जो सस्ता लेबर है ये सिटी में आ जाए और इनसे ये लोग काम ले रहे, ये बात है। दूसरा एक मुद्दा जो खेडूत का है वो एमएसपी का है, यानी एमएसपी कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, कम से कम खेडूत को इतना पैसा तो मिलना चाहिए। ये कायदा 1965 में आया था, उसके बाद एक ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था, हरित क्रांति कहते हैं जिसको, कि बहुत ज़्यादा अनाज उगने लगा था और इंडिया के अंदर ये क्रांति हुई थी एग्रीकल्चर के ताल्लुक से। तो उसमें यह था कि उससे पहले लोग बाहर जब बेचते थे तो होर्डिंग होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी, सस्ते में खेडूतों से अनाज खरीद लिया जाता था, फिर इसको जमा कर दिया जाता था और ज़रूर पड़ने पर उसको महंगे दाम से बेचा जाता था। खास करके ने जो तेलीय राजा होते थे ना, जो हमारे यहाँ सौराष्ट्र के अंदर जो तेलीय राजा है वो ऑयल सीड जो होता है, कपास होता है, इसको बहुत ज़्यादा खरीद लेते थे। तो सरकार ने एक कायदा बनाया, कायदा तो नहीं बनाया, एक ऑर्डर पास करा एग्जीक्यूटिव,
कि कम से कम एक भाव सरकार नक्की करेगी कि कम से कम इतने भाव पे तो खरीदना ही पड़ेगा, इससे कम भाव में तुम खेडूत से नहीं खरीद सकते है ना। वो एसेंशियल कॉमोडिटी 23 जात के अनाज थे या जो पाक थे, फूड थे, वो इससे कम भाव में तुम नहीं खरीद सकते। ये इसको कहते हैं एमएसपी। तो इस कायदे के अंदर एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। कोई भी भाव में कॉरपोरेट जगत खरीद लेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। खेडूत चाहते हैं कि हम एपीएमसी में बेचे, बाहर प्राइवेट को बेचे या किसी को भी बेचे, एमएसपी लागू करो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करो तुम, तो हमारा माल एक उसमें बिकेगा। तो ये जो कुछ डिमांडें हैंगी, ये तीनों कायदे की किसान की जो डिमांड है वो ये है कि ये तीनों बिल जो सरकार ने पास किए, तीनों को वापस ले लेवे, तीनों बिल को। लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा मैंने पहले किया कि मोदी नहीं मानेगा, क्योंकि मोदी एक जिद्दी इंसान है, ईगोइस्ट इंसान है। वो एक बार नक्की कर लेता है, नक्की करने से पहले पता नहीं किस किस से मशवरा करता है, लेकिन एक बार ठान लेता है तो फिर वो पीछे नहीं हटता है ना। तो ये डिमांड है ऑर्डिनेंस पीछे लेने की, दूसरी डिमांड है एपीएमसी की प्रोटेक्ट करने की, एक डिमांड है खेडूतों की जो लोना बहुत सारा कर्जा आएगा वो माफ़ करने की, और एक एमएसपी के ऊपर 50% उनको मिले, ये दिमाग है। अब ये बिल वापस क्यों नहीं लेगा, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो जैसे मैं बताया कि मोदी ईगोइस्ट है ना। तो निरंकुशता, एक जन ने, एक खेडूत ने बहुत अच्छी बात बताई कि निरंकुशता उनके चरित्र में है। मोदी के बारे में निरंकुशता उनके चरित्र में है, और चरित्र परिवर्तन आसान चीज़ नहीं है। यानी किसी का चरित्र एकदम बदला नहीं जाता, यानी ईगो एकदम जाएगा नहीं उसका, है ना। खेडूतों में आजकल बात चलती है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो से मतलब क्या कि हम दो लोग सरकार चलाते हैं, आपको मालूम है कौन दो लोग सरकार चलाते हैं, और हमारे दो यानी जिसके लिए सरकार चलाई जाती है, यानी शाह मोदी सरकार चलाते हैं और अडानी अंबानी के लिए सरकार चलाई जाती है। तो हम दो हमारे दो का नारा वहाँ खेडूतों में बहुत चल रहा है। तो ये ईगो है। दूसरी बात ये है कि सरकार ये सोचती है कि अगर एक बार हमने हम झुक गए एक बार, तो इस तरह के और भी संगठन जमा होंगे, संगठित होंगे और अपने मुद्दों पे हमको झुकाएंगे। खास करके एनआरसी पे मुस्लिम लोग और लोग, सिख लोगों की और भी बहुत सारी डिमांड हैं। आप जानते हैं हमारे भाई पंजाब में रहते हैं, उन्होंने बताया कि पंजाब में तो खालिस्तान की चर्चा आम है आजकल, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो सिख लोग विदेशों में रहते हैं वहाँ तो वो लोग बाकायदा खालिस्तान की फौज में रैलियाँ निकालते हैं, जैसे कनाडा है, यूके है, बाकायदा रैलियाँ निकालते हैं। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने भी बोला कि खेडूतों को वो होना चाहिए। हालांकि वो उसका अपना इलेक्शन है कनाडा में और सिख लोगों के बहुत सारा वोट है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है तो गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं मानेगी क्योंकि उनको फिर लगता है कि फिर और लोग भी डिमांड करेंगे संगठन बना के। हालांकि डेमोक्रेसी का तो ये तरीका है, लोग संगठन बनाते हैं, उसकी छूट होती है, वो अपनी डिमांडें रखते हैं, फिर सरकार उस पर सोचती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो प्रोसेस यही होता है, ये होना चाहिए। डेमोक्रेटिक नहीं यानी कोई और भी, इस्लाम में भी यही है। लोगों को जो प्रॉब्लम होता है तो खलीफा को जाके बोलते थे, खलीफा इस पर मशवरे करते थे। ऐसा तो है नहीं कि खलीफा ने एक बार नक्की कर दिया तो वो अब चेंज नहीं होगा, ये तो कोई अल्लाह का फरमान तो है नहीं। लेकिन मोदी क्योंकि ईगोइस्ट है। तीसरी बात ये है कि कॉरपोरेट का एजेंडा भी इनको पूरा करना है जिन्होंने इनको जिताया है, और कॉरपोरेट चाहते हैं अब एग्रीकल्चर के अंदर अपनी भागीदारी, क्योंकि वहाँ पे मुनाफा बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के अंदर। यानी खेडूत जो बटा के 5 रुपये में या 4 रुपये में बेचते हैं, कभी कभी इसका भाव 40 रुपये 50 रुपये यानी कुछ होता है तो 80 रुपये तक पहुँच जाता है। सोचो कितना नफ़ा है। तो कॉरपोरेट को तो ये नफ़ा दिखता है, उनको तो चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है मोदी के सामने, यानी आम इलेक्शन तो नहीं है जो लोकसभा का होता है, छोटे मोटे इलेक्शन है बंगाल में, लेकिन वहाँ का एजेंडा अलग है, अलग एजेंडा पे वहाँ पे काम करते हैं। तो कोई इलेक्शन नहीं है तो पब्लिक की भी इसको कुछ पड़ी नहीं है ना। और एक बात ये है कि ये लोग टाइम कंज्यूमिंग भी चाहते हैं कि देखते हैं खेडूत कितने दिन तक बैठे रहते। अभी तुमको मालूम होगा कि दिल्ली में ज़बरदस्त ठंडी है ना। कल बताए थे कि एक जगह 3.25 डिग्री तापमान हो गया है। तुम सोचो, यानी 4 डिग्री में तो बर्फ़ हो जाता है, इतनी ठंडी है।